Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, आज हम लोग इनकम सेकंड ईयर इनकम टैक्स सब्जेक्ट की बात करेंगे. इनकम टैक्स सब्जेक्ट चैप्टर 2 पर हम लोग चल रहे हैं. बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी. जनरल वे में एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि टैक्सेशन किस पर लगेगा, कितना लगेगा. मतलब एक व्यक्ति भारत में रह रहा है तो भारत में टैक्स लगेगा, एक व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है तो क्या उसे इंडिया में टैक्स देना है, अगर उसे इंडिया में टैक्स देना है तो उसे कब किस स्थिति में टैक्स देना है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. हमने प्रीवियस वीडियोस में एक चीज़ देखी थी कि व्यक्ति की जो परिभाषा थी, व्यक्ति की परिभाषा में हमने 7 व्यक्तियों को शामिल किया था. आप लोगों को ध्यान होगा. पहला था व्यष्टि, पहला था एन इंडिविजुअल, दूसरा था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा था कंपनी, चौथा था पार्टनरशिप फॉर्म, पांचवा था एओपी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बीओआई, उसके बाद था आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी, ये जो 7 कैटेगरीज हमारे पास हैं, इन 7 कैटेगरी की निवास स्थिति हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे. 7 में से स्टार्टिंग के 1 या 2 को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक में अपने अपने टॉपिक्स हैं. तो आइए हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल की निवास स्थिति, एक व्यष्टि की निवास स्थिति. व्यष्टि की जब निवास स्थिति आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं तो इसकी निवास स्थिति से रिलेटेड जो रूल है वो है, कोई व्यक्ति भारत में या तो निवासी होगा या अनिवासी होगा. मतलब निवासी स्थिति की 2 ही परिस्थिति है, या तो वो भारत में निवासी होगा या भारत में अनिवासी होगा. अब प्रश्न आता है, कौन व्यक्ति भारत में निवासी होगा या फिर वो अनिवासी होगा. तो इसके लिए हमें इनकम टैक्स अधिनियम में आधारभूत शर्त दे रखी है. 2 आधारभूत शर्तें हैं. कितनी है? 2 हैं, जिनमें से किसी एक को पूरा करना है. एक को पूरा करने पर सामने वाला व्यक्ति, जो व्यष्टि व्यक्ति है, वो निवासी कहलाएगा. तो आइए चलते हैं इन 2 शर्तों पर कि ये 2 शर्तें क्या हैं, और दोनों में से एक के पूरा होने पर सामने वाला व्यष्टि निवासी बन जाएगा. देखिए पहली शर्त क्या है, करदाता. करदाता का यहाँ मतलब व्यष्टि से है फिलहाल हमारा गत वर्ष में. अब यहाँ गत वर्ष हमारा क्या है, हमारा जो गत वर्ष है वो है 2019-20, जो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2030 तक रहेगा. इस पर्टिकुलर गत वर्ष में वो कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन 182 डेज या उससे अधिक दिन भारत में रहा हो. अब यहाँ जब भारत में रहने का मतलब है, भारत में वो कुछ हिस्से में राजस्थान में रहे, कुछ समय वो गुजरात में रहे, कुछ समय वो तमिलनाडु में जाकर रहे, तो भी वो भारत में गिना जाएगा.
भारत की जो समुद्री सीमा है उसके अंदर रहे, जल, थल, वायु, किसी भी हिस्से में अगर वो भारतीय सीमाओं के अंदर है तो उसे भारत का निवासी माना जाएगा। और उसे कुल मिलाकर कितने दिन भारत में रहना है? पिछले साल में 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहना है। तो इस गत वर्ष में 1 अप्रैल 2019 से 2020 तक यदि कोई व्यष्टि करदाता 182 दिन से ज़्यादा रह जाता है तो उसे हम भारत का निवासी कहेंगे। क्लियर? जैसे अब हम हमारे लिए ही बात कर लेते हैं, हम लोग लास्ट ईयर कितने दिन थे इंडिया में? 365 दिन। तो 365 दिन 182 दिन से ज़्यादा हो गया, इट मीन्स हम लोग भारत के निवासी हुए। दूसरी शर्त क्या? उस गत वर्ष में से तुरंत पूर्व के 4 गत वर्ष में कुल मिलाकर वह कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो तथा गत वर्ष में भी कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। तो ये जो शर्त है, देखो जब हम इस गत वर्ष की बात करते हैं तो पहली शर्त में हमने क्या कहा था? इस गत वर्ष के लिए 182 दिन या अधिक भारत में रहे। अब जब हम बात करते हैं इस दूसरी शर्त की, अथवा लगा हुआ है, इस बात पे ध्यान देना कि इसमें गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहना है तथा गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहना है। इस तथा को आपको बहुत ध्यान से लिखना है। हमारा जो गत वर्ष है वो है 1 अप्रैल 2019 से 2020, इसमें तो उसे 60 दिन भारत में रहना है। और इसके पहले के जो 4 साल हैं, इसके पहले के 4 साल कौन कौन से होंगे? इसके पहले के 4 साल कौन से होंगे? एक तो हो जाएगा 18-19, दूसरा हो जाएगा 17-18, हो जाएगा 16-17, और आखिरी हो जाएगा 15 से 16। ये जो पीरियड हमारा है, इन 4 वर्षों में कुल मिलाकर वो व्यक्ति 365 दिन भारत में रहे या उससे अधिक भारत में रहे। ठीक है। अब चलिए एक उदाहरण लेते हैं जिससे हम लोग बता पाएंगे कि वो भारत का निवासी है या अनिवासी है। ठीक है, चलिए तो देखिए, गत वर्ष में हमने अभी तक 2 नियम देख लिए हैं। अगर पिछले साल कोई व्यक्ति केवल भारत में 50 दिन रहता है तो यदि शर्त पूरी नहीं होगी, 50 दिन रहने से 60 दिन वाली शर्त पूरी नहीं हुई, इस व्यक्ति को हम अनिवासी कहेंगे। ठीक है। अब एक प्रश्न बना लेते हैं कि पिछले लास्ट 5 ईयर से कोई व्यक्ति 50 डेज हर साल इंडिया में रह रहा है, तो हम इसको एक बार नोट कर लेते हैं। कोई व्यक्ति 50 दिन भारत में रह रहा है तो वो ये शर्त पूरी नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जो पहली शर्त है वो है 60 दिन की, और वो ये पूरी नहीं कर रहा है। अगर ये पूरी नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसे अनिवासी हम लोग कहेंगे। अब चलो हम कर देते हैं यहाँ 60 दिन। अब बताओ क्या ये कंडीशन वो पूरी कर पाएगा? अगर आप कहते हैं हाँ पूरी कर देगा तो ध्यान से देखो, यहाँ 60 दिन उसने गत वर्ष में कर दिए, एग्री। इसके बाद अब इन दिनों में देखो, यहाँ 60 दिन वो भारत में रहा, हर साल 60 दिन भारत में रह रहा है। तो
पिछले 4 वर्षों में वो कितने दिन भारत में रहा, टोटल कर लो 60 डेज इन ईच ईयर, तो उसके 240 दिन ही हुए। 240 दिन होने का मतलब जो हमारी ये कंडीशन थी कि उसे गत वर्ष में से पहले के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहना है, इट मीन्स वो नहीं रहा, तो हम लोग कहेंगे वह व्यक्ति भारत का अभी भी अनिवासी कहा जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति 70 दिन आ जाता है, अपन 70 दिन मान लेते हैं, ईच डेज 70 डेज, तो लास्ट ईयर की ये जो कंडीशन है, हमारा आंसर होगा हाँ, इसने यहाँ पे पूरी कर दी, 60 दिन उसने ये शर्त पूरी कर दी। इसका मतलब ये तो पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पे जब वो 70 डेज इंडिया में रहेगा, तो 70 डेज होने के कारण टोटल लगाते हैं तो 280 डेज ही हुए। इसका मतलब अभी भी उसने ये कंडीशन पूरी नहीं की है, सेकंड कंडीशन पूरी नहीं की है, अतः हम उसे अभी भी भारत का अनिवासी व्यक्ति कहेंगे। चलिए 80 दिन करके देख लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अगर 80 दिन भारत में आता है, पिछले हर साल से 80 दिन भारत में आ रहा था, तो अगेन ये कंडीशन उसकी पूरी हो गई। पर क्या यहाँ अगर हम 4 सालों तक, वर्ष के पहले के 4 सालों तक 80 दिन जोड़ते हैं, तो उसके 320 दिन पूरे हुए। इस दशा में भी उसकी सेकंड आधारभूत कंडीशन पूरी नहीं हुई। प्रत्येक वर्ष अगर वो व्यक्ति 90 दिन भारत में आ जाता है, तो भी चेक करके देख लो कि गत वर्ष से पहले के 4 वर्ष, गत वर्ष में तो 90 दिन 60 दिन से ज्यादा रह गया है, गत वर्ष से पहले के 4 वर्षों में कुल मिला के 360 दिन भारत में रहा, जबकि उसे भारत में 365 दिन से ज्यादा दिन भारत में रहना है, अतः अभी भी वह अनिवासी कहलाएगा। अब थोड़ा उदाहरण चेंज कर लेते हैं, आप उसे 100 डेज इंडिया में रख लेते हैं, तो प्रत्येक अगर वर्ष में वह 60 दिन भारत में आ रहा है, तो 100 दिन भारत में आ रहा है, तो वो गत वर्ष में तो 60 दिन से ज्यादा रह गया, और अगर पिछले 4 सालों में आप उसके लिए जोड़ोगे तो उसके 400 दिन हो जाएंगे। यहाँ इसकी जो तथा के बाद दूसरी कंडीशन थी वो भी पूरी हो गई। इसका मतलब उसे हमें भारत का निवासी व्यक्ति कहना होगा। अब हमारे प्रश्न में उत्तर में अंतर हो गया। ठीक है, तो ये हुआ उदाहरण आधारभूत शर्त को कैसे देखते हैं। तो आधारभूत शर्तें हमने अब तक देख ली हैं, दोनों देखी हैं कि दोनों में से किसी एक को करदाता को पूरा करना होता है। पहली कंडीशन क्या थी, करदाता गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन कम से कम रहा हो, 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। और दूसरी कंडीशन हुई, उसने गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 गत वर्षों में कुल मिलाकर वह कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो तथा गत वर्ष में भी कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। इसके उदाहरण हमने अब तक देख लिए हैं। अब जब हम किसी व्यक्ति का निवासी और अनिवासी का डिक्लेयर कर चुके होते हैं, तो बच्चों निवासी व्यक्ति में फिर से 2 पार्ट किए गए हैं, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। ठीक है, तो अब हम इसको इंग्लिश में नाम दे देते हैं कि इंग्लिश में इसे क्या क्या कहेंगे। भारत में जब आपने किसी को निवासी कहा तो उसे हम रेजिडेंट कहेंगे। जब रेजिडेंट के अंदर वाले पार्ट में आ जाए तो हमने उसका पहला बाइफर्केशन क्या कर रखा है, साधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दूसरा जो होगा असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और तीसरा अनिवासी के लिए हम कहेंगे नॉन रेजिडेंट।
एनआरआई वर्ड सुना ही होगा। तो एनआरआई शब्द का जो मीनिंग है वो है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एनआरआई। ठीक है, तो अब तक हमने इस वीडियो में भारत की वेस्ट की निवास स्थिति में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट देख लिया है। रेजिडेंट के अंदर अब दो पार्ट हम लोग करेंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कोई व्यक्ति रेजिडेंट बनेगा तब जाके इन दो टुकड़ों में उसको वापस हमें आगे जाके देखना है। अगर कोई व्यक्ति अनिवासी हो गया तो हमें आगे ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। तो अब तक हमने कौन सी कंडीशन देखी थी? आधारभूत शर्त। आधारभूत शर्तें किसी व्यक्ति का रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बनाने में मायने रखेगी। अब जब रेजिडेंट से अंदर जाना है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, OR NOR के बाइफर्केशन के लिए हमें अतिरिक्त शर्तों पर जाना होगा। क्या है ये अतिरिक्त शर्तें? अगेन हमारे को दो शर्तें दी गई हैं, पहली और दूसरी। आपको यहाँ ये याद रखना होगा कि ये दोनों शर्तें पूरी होनी है, दोनों शर्तें पूरी होती है। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो उसे हम अतिरिक्त शर्तों को पूरा नहीं मानेंगे। ठीक है, और अब एक बार शर्तें देख लेते हैं, फिर अपन इसकी कंडीशंस पे चलते हैं। वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक भारत में रहा हो। वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो। ये शर्तें दे रखी हैं। गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक भारत में रहा हो। ये 7 वर्ष गत वर्ष से पहले के, आपका गत वर्ष जो है आपको पता है, ये आपका गत वर्ष है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। आपका ये हमेशा गत वर्ष यही रहेगा। इसके बाद में जो हमारा करंट ईयर 2020-21 चल रहा है असेसमेंट ईयर, उसके लिए ये गत वर्ष हमेशा यही रहेगा। और 2019-20 के पहले के जो 7 वर्ष होंगे वो ये रहे 2018, 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का ये जो 7 साल का पीरियड है, इसमें उसे कुल मिलाकर 730 दिन या उससे अधिक भारत में रहना है। और इसके बाद अगली शर्त जो है कि वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 10 साल आपके सामने नजर आ रहे हैं, 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2019 तक, एक अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2019 तक के 10 साल के पीरियड में उसे कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहना है। निवासी के लिए हमने आज इस वीडियो की शुरुआत में आधारभूत शर्तें देखी थी। मतलब ये कि गत वर्ष से पहले के 10 वर्षों में उस व्यक्ति के लिए हमें आधारभूत शर्तें देखनी होंगी। इसका हम लोग एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।